Hello everyone, welcome back to the second and final part of poverty chapter. And in this section we'll study about causes of poverty कि poverty के क्या causes हैं. Second part में हम ये पढ़ेंगे कि measures क्या हैं poverty के, गवर्नमेंट क्या क्या तरीके अपना रही है poverty को कंट्रोल करने के लिए, poverty को कम करने के लिए और खत्म करने के लिए. So let's get started. First thing first, causes of poverty. सो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी में जो फर्स्ट कॉज है दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. हमारे कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो बहुत फास्ट पेस से बढ़ रही है. हमारे कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 1.3 बिलियन और हर साल 1% से पॉपुलेशन बढ़ रही है. अब आप बोलोगे कि 1% तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 1.3 बिलियन का 1% बहुत ज़्यादा होता है. दैट मेक्स अराउंड 13 मिलियन. 13 मिलियन मतलब 1 करोड़ 30 लाख. तो हर साल हमारे कंट्री में 1 करोड़ 30 लाख से पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट होता है, जो कि बहुत बड़ा है. अगर हम नेशनल इनकम और हमारे कंट्री के रिसोर्सेज की बात करें तो जो पहले ही रिसोर्सेज कम है, पहले ही पुअर लोगों को सारे रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं और क्योंकि पॉपुलेशन इतनी फास्ट बढ़ रही है तो जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, हर पर्सन को जो रिसोर्सेज की टोटल शेयर मिलता है वो और कम होता जा रहा है. तो पॉपुलेशन इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द पॉवर्टी. सेकेंड इज लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो हमारे कंट्री में जो भी ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, उसका पेस बहुत कम है. अब आप बोलोगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे मेजर होता है, तो भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर होता है नेशनल इनकम की ग्रोथ से. नेशनल इनकम मतलब हमारे कंट्री की जीडीपी कितनी स्पीड से बढ़ रही है, उससे आपको आइडिया लग जाता है कि कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है. तो हमारे कंट्री में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका पेस कम है. इट इज अराउंड 5% ऑन एन एवरेज अगर अपन निकालते हैं, जो कि हमारे कंट्री में ग्रोथ होने के लिए और लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए और प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत कम है. तो हमारे कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत कम है. अगर हम पर्टिकुलरली सेक्टर्स की बात करें तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, वहाँ तो वैसे ही ग्रोथ बहुत कम है. केवल सर्विस सेक्टर हम कह सकते हैं कि अच्छी स्पीड से बढ़ रहा है. और इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ भी हमारे कंट्री में केवल आपको बड़े बड़े सिटीज़ में या अर्बन एरियाज़ में ये देखने को मिलेगी. रूरल एरिया में वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की कमी है. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अगेन अ वेरी बिग रीज़न फॉर दैट. थर्ड इज़ पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर. हमारे कंट्री की जो एग्रीकल्चर का स्टेट है वो बहुत पुअर है. अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे कंट्री की 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है और एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ बहुत कम है. इट इज़ अराउंड 2.8%, जबकि हमारी टोटल जीडीपी की ग्रोथ है 5%. तो आप देख सकते हो कि ज़्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है और एग्रीकल्चर सेक्टर की जो स्टेट है वो बहुत पुअर है. वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं है. अभी भी ओल्ड मेथड्स और टेक्निक्स यूज़ होते हैं प्रोडक्शन के. लैंड होल्डिंग्स का साइज छोटा छोटा और छोटा होता जा रहा है क्योंकि उनका फर्दर डिवीजन होता जाता है अलग अलग नेक्स्ट जनरेशन में. तो इस वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो बहुत पुअर हैं. तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे कंट्री में पॉवर्टी का. जो फोर्थ कॉज पॉवर्टी का है वो है हाई इलिटरेसी रेट. हमारे कंट्री में जो इलिटरेसी की रेट है वो बहुत ज़्यादा है. हमारे कंट्री की अगर अपन लिटरेसी रेट की बात करें तो वो 75% है. इसका मतलब टोटल कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसमें से 75% लिटरेट है. इसका मतलब 25% इलिटरेट है. और जो इलिटरेट लोग होते हैं उनके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं होते हैं, उनके पास नॉलेज नहीं होती है. तो जितनी भी कंट्री में अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो रही हैं वो उनको नहीं मिल पाती हैं. वो छोटा मोटा काम करते हैं और उससे उनकी जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो भी पूरी नहीं हो पाती हैं. उसके बाद फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे आता है हाई लेवल ऑफ इनडेप्टनेस. तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे कंट्री में जो पुअर लोग हैं उनमें ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि वो हमेशा बोरो करे हुए पैसों से ही अपना काम चलाते हैं और हम कभी भी वो डेब्ट ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते हैं, उधारी से बाहर नहीं निकल पाते हैं. वो हमेशा अपनी डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए उधार लेते हैं. अब बैंक तो उन्हें लोन देते नहीं है तो वो मनी लैंडर्स या फिर कोई उनके नोन लोग हैं उनसे उधार लेते हैं और वो भी बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेते हैं, जो कि उनसे कभी पे बैक किया ही नहीं जाता है. तो इस वजह से वो हमेशा एक डेब्ट के ट्रैप में फंसे रहते हैं.
उसके बाद 6 पॉइंट है इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम की अगर मैं बात करूं तो इंडिपेंडेंस के टाइम से ही ये एक बहुत मेन गोल रहा है कंट्री के गवर्नमेंट के सामने कि इक्वालिटी आए हमारे कंट्री में। लेकिन अगर आज का मैं आपको सिनेरियो बताऊं तो हमारे कंट्री की जो 1% टॉप रिच लोग हैं उनके पास कंट्री की 60% वेल्थ है। इसका मतलब बची हुई 40% वेल्थ कितने लोगों के पास है? 99% लोगों के पास। तो आप समझ सकते हो कि पुअर लोगों के पास तो और भी कम शेयर होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि कंट्री में ऐसा नहीं है कि वेल्थ नहीं है, ऐसा नहीं है ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन पुअर लोगों को उनका शेयर ही नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद 7th एंड लास्ट पॉइंट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? स्टीप एंड कंटिन्यूअस राइज इन प्राइजेस का लगातार ऑन एन एवरेज बेसिस पे बढ़ना। अब प्राइजेस अगर सारी गुड्स के बढ़ रहे हैं, ग्रोसरीज के बढ़ रहे हैं या लग्जरीज के बढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्राइजेस बढ़ रहे हैं बेसिक नेसेसिटीज की, और बेसिक नेसेसिटीज के प्राइजेस बढ़ रहे हैं अराउंड 4% से। तो हर साल प्राइजेस 4% से बढ़ जाते हैं, और जो पुअर लोगों की इनकम है वो 4% से थोड़ा बढ़ रही है, उनकी तो इनकम बहुत कम बढ़ रही है, उनकी तो वही की वही इनकम है। तो फिर उनके लिए जो बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करना और मुश्किल होता जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है उनकी मिजरेबल स्टेट के लिए और पॉवर्टी के लिए। सो दीज आर द 7 मेन पॉइंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉवर्टी। अगर हम ब्रिटिश रूल की बात करें तो ब्रिटिश रूल भी बहुत बड़ा रीज़न है हमारे कंट्री की पॉवर्टी का। इसमें उन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट करी, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि धीरे धीरे उन्होंने हमारे कंट्री का इंडस्ट्रियल सेक्टर बिल्कुल ख़त्म कर दिया। नई मॉडर्न इंडस्ट्रीज तो डेवलप नहीं करी, और जो हमारी ट्रेडिशनल और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उनके साथ भी उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया और उनके साथ भेदभाव किया, तो धीरे धीरे वो भी खत्म हो गई। इसके अलावा लैंड रेवेन्यू सिस्टम फॉलो किया उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में। आपको पता ही होगा जमींदारी सिस्टम फर्स्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा है। तो 80% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट थी, मतलब मेजर पोर्शन इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट था। और जो उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था उस टाइम पे, उससे फार्मर्स का बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ। तो आप समझ सकते हो कि कंट्री की सिचुएशन बहुत मिजरेबल हो गई उसकी वजह से। और वो लोग बहुत हैवी टैक्सेस लगाते थे इंडियंस पे। इसके अलावा वो हमारे कंट्रीज के रिसोर्सेज का धीरे धीरे उन्होंने ड्रेन कर लिया, ख़त्म कर दिए। वो हमसे रॉ मटेरियल तो हम लोग उन्हें एक्सपोर्ट करते थे और हमारे कंट्री में वो सप्लाई करते थे फिनिश गुड्स। तो हमारे कंट्री के धीरे धीरे रिसोर्सेज का उन्होंने ड्रेन कर लिया। इन दिस टॉपिक वी आर लर्निंग अबाउट गवर्नमेंट अप्रोचेज टू रिमूव पॉवर्टी। मतलब गवर्नमेंट की क्या अप्रोच है, क्या तरीके गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही है पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए। तो गवर्नमेंट की जो अप्रोच है वो 3 वे अप्रोच है। फर्स्ट इज ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा तो अपने आप ही लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होंगी, तो अपने आप ही पॉवर्टी कम हो जाएगी। तो दिस इज द फर्स्ट अप्रोच। सेकेंड अप्रोच इज पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। गवर्नमेंट ने बहुत सारी न्यू स्कीम्स लॉन्च करी हैं और करती भी आ रही है। बजट में बहुत सारा पैसा पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स में के लिए अलॉट किया जाता है, जिससे कि जो पुअर लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या वेज एम्प्लॉयमेंट मिले, जिससे कि उनकी पॉवर्टी खत्म हो। थर्ड अप्रोच इज मिनिमम नीड प्रोग्राम। गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हम पुअर लोगों की बेसिक नेसेसिटीज पूरी कर दें तो अपने आप ही उनकी पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने बेसिक नेसेसिटीज डायरेक्टली पूरा करने के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स बनाई हैं, जो कि हम अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अगर हम डिटेल में बात करें फर्स्ट अप्रोच की, तो ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच में बेसिकली गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का पेस बढ़ाया जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्ट हो, जिससे कि इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर की अगर अच्छे से ग्रोथ होगी, तीनों सेक्टर में अगर फास्ट ग्रोथ होगी तो अपने आप ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी और लोगों की इनकम बढ़ेगी और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा, तो पॉवर्टी अपने आप ही ट्रिकल डाउन हो जाएगी। So the second approach is poverty elevation program. Poverty elevation program में हम ये पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो जो स्कीम्स और प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पॉवर्टी को ट्रिकल डाउन करने के लिए। अब इस अप्रोच में मेनली गवर्नमेंट ने ये ध्यान दिया है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए।
अगर पुअर लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी तो उनकी इनकम इंप्रूव होगी और वो पॉवर्टी से बाहर आ जाएंगे। अब अगर अपन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कोई भी इनमें से एक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम पूछा जा सकता है 3-4 मार्क्स में, तो प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली। तो ये जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम वो होती है जब एक पर्सन को वेजेस मिलते हैं, वो कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट में काम करता है, उसे डेली बेसिस पे वेजेस मिलते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम में क्या होती है, गवर्नमेंट ने उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करे, जिससे कि वो अपने खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। फर्स्ट इज नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004 में लॉन्च हुआ था, जिसमें वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किए जाते थे अनएम्प्लॉयड लोगों को, और जो डेली बेसिस पे वेजेस मिलते थे वो उन्हें पूरा कैश ना मिलके उन्हें कुछ पार्टली तो फूड मिलता था और बाकी का कैश मिलता था। अब गवर्नमेंट ने सोचा कि फूड देना इनको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सारा कैश भी दे देंगे तब भी वो कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर खाना खाएं पेट भर के। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उन्हें कुछ पोर्शन तो फूड देना ही ज़रूरी बनता है। इसके अलावा ये सेंट्रली 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और 2005 में ये MG नरेगा में इनकॉर्पोरेट हो गई, मतलब MG नरेगा के अंडर आ गई। सेकेंड स्कीम इज संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ये लॉन्च हुई थी 2001 में। इसमें भी वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता था रूरल एरिया में। इसके अलावा इसमें फूड सिक्योरिटी पे भी ध्यान दिया जाता था। अगेन जो डेली वेजेस मिलते थे स्कीम में वो पार्टली कैश और पार्टली फूड दिया जाता था। इसके अलावा इन्होंने गवर्नमेंट ने सोचा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बेसिक रूरल एरिया में एसेट्स होते हैं, जो इकोनॉमिक और सोशल एसेट्स हैं, उनका डेवलपमेंट किया जाए, जिससे कि जैसे स्कूल खोले जाएं या फिर ट्यूबवेल लगवाए जाएं या सड़कें बनाई जाएं, जिससे कि क्या होगा कि उनके डेवलपमेंट में उनको वेज मिलेगा और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। तो ये जो स्कीम है, दिस इज ऑल्सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। So in continuation, this is the third scheme, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, MG नरेगा। ये वर्ल्ड की बिगेस्ट स्कीम है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की और ये हमारे कंट्री में बहुत सक्सेसफुल है। अब इस स्कीम में होता क्या है, इस स्कीम में जो भी रूरल हाउस होल्ड हैं उसमें जो वॉलंटियर मेंबर्स हैं उनको गवर्नमेंट एक साल में 100 डेज के एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देती है और उनको बस क्या करना होता है, उनको उन एरिया में रिपोर्ट करना होता है जहाँ पे ये स्कीम चल रही है। इसके अलावा 2013-14 में अराउंड 5 करोड़ हाउस होल्ड को यह एम्प्लॉयमेंट मिला यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि ये स्कीम कितने लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट हुई। पहले 2005 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास हुआ और 2006 में इसका नाम चेंज हो गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम और ये 2006 में लॉन्च हुई और 200 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे कंट्री में ये लॉन्च हुई थी। So let's get started with the self employment schemes. Self employment schemes में जो फर्स्ट स्कीम है वो है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना 1994 में लॉन्च हुई थी और इसमें एजुकेटेड यंग मैन जो कि लो इनकम फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको टेक्निकल और फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करी गई, जिससे कि वो खुद की एंटरप्राइज खोल पाए, खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए। इसमें जो नेक्स्ट स्कीम है वो आती है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। अब ये जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है, एज द नेम शोज, शहरी मतलब अर्बन एरिया में लॉन्च हुई। अब इस स्कीम की ये स्पेशलिटी थी कि ये वेज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोनों जनरेट करती थी और ये लॉन्च करी गई थी दिसंबर 1997 में। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये वैसे तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लेकिन इसमें जो फंडिंग होती है वो 75:25 रेशो में होती है। 75% तो सेंट्रल फंडिंग करती है और 25% स्टेट फंडिंग करता है। So in continuation, the third scheme is स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये लॉन्च हुई थी अप्रैल 1999 में।
ये जो स्कीम है इसमें गवर्नमेंट ने रूरल लोगों को, रूरल एरिया में लोगों को अपना खुद का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करी। जिसमें क्या होता है, आपको पता होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, कुछ लोग मिलके अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और हर महीने अपनी जो भी इनकम है उसका कुछ पोर्शन सेव करते जाते हैं एक कॉमन अकाउंट में, और जो भी सबसे नीडी पर्सन होता है उसको लोन दे देते हैं वो, ठीक है। बाद में गवर्नमेंट ने, इनिशियली तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में स्टार्ट हुई, बाद में बैंक्स ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू लोगों को वहां पे लोन देना स्टार्ट करा। बाद में ये जो स्कीम है ये रीस्ट्रक्चर हो गई 2 स्कीम्स में। रूरल एरिया में इसका नाम था नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और अर्बन एरिया में इसका नाम था नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। उसके बाद 4th स्कीम है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब इसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन्स में ये स्कीम लॉन्च करी। ये जो स्कीम थी ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के थ्रू इम्प्लीमेंट हुई थी और इसमें फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाती थी। जो भी लोग अपनी खुद की स्मॉल इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको। So this is the third approach we are learning. ऑलरेडी अपन ने 2 अप्रोच पॉवर्टी खत्म करने के लिए अपन ने पढ़ी है जो गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही है। पहला ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच और सेकंड कौन सी थी, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। सो दिस इज द थर्ड अप्रोच। अब गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर पुअर लोगों की बेसिक नीड्स और बेसिक नेसेसिटीज पूरी कर दी जाए तो वैसे ही उनकी पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। तो उस पर गवर्नमेंट ने काम किया, उनकी मिनिमम नीड्स पे। उसमें मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट उनकी पूरी करी, या हाउसिंग फैसिलिटीज या हेल्थ या एजुकेशन फैसिलिटीज उन्हें डायरेक्टली प्रोवाइड करी। उनके लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने स्कीम्स बनाई। तो यहाँ पे हम बेसिकली कुछ स्कीम ब्रीफ में पढ़ रहे हैं। फूड और न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लॉन्च किया। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो भी एसेंशियल आइटम्स हैं वो गवर्नमेंट ने पुअर लोगों को बहुत ही मिनिमम रेट पे प्रोवाइड करे। इसके अलावा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, जिसमें जो भी 6 साल से कम के बच्चे हैं और उनकी मदर्स हैं उनको जो फूड और न्यूट्रिशन की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करी गई। इसके अलावा गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम भी लॉन्च करी। हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स बनाई, जिनमें से कुछ हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जो भी ओल्ड एज पीपल हैं और जो विडोज हैं, जो कि डिपेंडेंट हैं, जो कि जिनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, उनके लिए गवर्नमेंट ने पेंशन स्कीम लॉन्च करी, जिसे हम बोलते हैं नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। लास्ट में इसमें अपन पढ़ रहे हैं जनधन योजना। जनधन योजना 2014 में लॉन्च हुई थी, जिसमें कि जो पुअर लोग हैं उनको बैंक अकाउंट, 0 बैलेंस बैंक अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करी, जिससे कि लोग एनकरेज हों सेविंग करने के लिए। और जो भी गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प देती है पुअर लोगों को और जो भी मॉनेटरी बेनिफिट्स देती है वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो, कोई भी इंटरमीडिएट पर्सन्स न रहें। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इसमें 30,000 का इंश्योरेंस भी दिया अगर आप अकाउंट खुलाते हो तो, और 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया। So in this topic, this is the last topic of this chapter. इन दिस टॉपिक वी आर लर्निंग कि गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम्स और प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करे उसमें क्या कमी रह गई, क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं उसकी। काफ़ी सक्सेसफुल रहे वो प्रोग्राम, लेकिन कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट है लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो भी हमारे कंट्री में पॉवर्टी का एक्सटेंट है और मैग्नीट्यूड है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने जो एलिवेशन प्रोग्राम्स बनाए हैं वो सफिशिएंट नहीं है। जो भी गवर्नमेंट उसके ऊपर मनी अलॉट कर रही है वो सफिशिएंट नहीं है। सेकेंड, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। तो ये कह रहे हैं कि जो भी क्रॉनिक पुअर लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा पुअर हैं, उनको बेनिफिट कम मिला, और जो कि कम पुअर हैं या फिर नॉन पुअर हैं उनको बेनिफिट ज़्यादा मिला। तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ एसेट्स का। थर्ड है इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। ये कह रहे हैं कि जो प्रोग्राम है उसका इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट करती है, बैंक ऑफिशियल्स करते हैं, तो जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था, जितना इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था प्रोग्राम का, वो नहीं हुआ। अब इसका क्या रीज़न रहा? मे बी कि करप्शन है इसका वन ऑफ द रीज़न, और जो लोकल लीडर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस भी कुछ रीज़न रहे, जिसकी वजह से प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ प्रोग्राम्स का। फोर्थ पॉइंट इसमें आता है लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीपल।
जो पुअर पीपल होते हैं उनके लिए केवल स्कीम्स बनाने से नहीं चलेगा, उनका पार्टिसिपेशन भी तो होना चाहिए बेनिफिट उठाने के लिए। और अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे एक्टिवली तो उनको बेनिफिट मिलता ही नहीं है। अब जैसे मान लो सपोज गवर्नमेंट ने जनधन योजना लॉन्च करी और उसमें 0 बैलेंस अकाउंट खुलाने की फैसिलिटी है, लेकिन अगर वो लोग अकाउंट नहीं खुलाएंगे और उनको इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है और उनको कोई एनकरेज नहीं करेगा तो सच में वो अकाउंट नहीं खुलाएंगे, क्योंकि उनकी पुअर फाइनेंशियल स्टेटस ही नहीं होता है, उनको मेंटली भी वो उतने ज़्यादा शार्प और एक्टिव नहीं होते हैं। तो उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर प्रोग्राम्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए और उनके पॉवर्टी से बाहर लाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो इसको लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।